हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुबोध पांडे और आज मैं आप सभी को अपने इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत स्पेशल दिन भी है। हमारे पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस की बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो आज मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं अपनी इंग्लिश क्लास लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष। तो बिना देरी किए हुए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वो शख्स अभी आएंगे जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा कि सर आप आएँ और कुछ जो भी है इस क्लास में जो भी आपको करना है वो आगे इस क्लास को बढ़ाएं। हमको बुला रहे हैं सर? जी सर, आपको बुला रहे हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई। साथ में सर आज हमको किस लिए बुलाए हैं अब ये हमें मालूम नहीं। क्यों सर, किस लिए बुलाए हैं? सर आज मेरा इंग्लिश का ये पहला क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश के अपने बारे में बताएं कि आपको इंग्लिश का क्या। हम समझ गए। मेरा इंग्लिश जो ना आता है ना, हमारा जो इंग्लिश समझते हैं कितना मजबूत है, उसी को अब गड़बड़ करने के लिए अब सर हमको बुलाएं। चलिए सर शुरू किया जाए। तो यहाँ पे सर हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर में जो हेडिंग में लिखा है वो इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लिखा है और नीचे में इसका हिंदी होता है अंग्रेजी। अच्छा, मतलब इंग्लिश और ए हिंदी। जी सर। इंडिया जी और भारत। जी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए सर, अच्छा इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए सर। इंग्लिश कहाँ से आ गया? भारत में कहा इंग्लिश के बारे में? नहीं सर, ये भारत का भाषा नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो इंग्लिश है, हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश ये दूसरी देश की भाषा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते गए, जैसे जैसे हमारा देश विकसित होते गया, अच्छा अच्छा, वैसे वैसे हम लोग इंग्लिश को अपनाते गए। बताइए। जैसे यहाँ पे सर देखिए आप कि कुछ हम डिफिनीशन के तहत आपको समझाने की कोशिश करूँगा सर। यहाँ पे आप देखिएगा डेफिनीशन। अब सर आप ये बोलिएगा कि डेफिनीशन का मतलब क्या होता है, तो सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि डेफिनीशन का हिंदी होता है परिभाषा। अच्छा अच्छा, परिभाषा। तो मैं यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश का जो परिभाषा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँ कि इंग्लिश है क्या, ये शब्द आया कहाँ से, ये इंग्लिश का शब्द हमारे भारत में इतना प्रचलित क्यों है और इससे लोग डरते क्यों हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सर जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जहाँ भी दिक्कत हो। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ चलेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज ग्रुप। सर एक बात हमको लग रहा है, आप तो पढ़ा रहे हैं कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे सब मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हमको थोड़ा बताइए, डाउट हो रहा है सर। यहाँ द इंग्लिश तो ठीक है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर? सर लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अच्छा अच्छा, भाषा। जैसे हिंदी, संस्कृत, जी सर, इंग्लिश, जी सर, उसी मराठी, प्रकार के, उर्दू, जी सर, फारसी, जी। तो उसी प्रकार का एक इंग्लिश भी है। अच्छा जी सर। कैसे हम लोग बिहार में भोजपुरी बोल कि रउआ के हाल चल का? जी 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 अच्छा जी। तो इसी को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा। हाँ। इंडो क्या क्या लिख दिए सर? इंडो यूरोपियन जी। अच्छा, जिसमें अमेरिका नहीं, अमेरिका तो अमेरिका महादेश में जी हो जाला। जी जी। अच्छा, यूरोपियन माने उसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। अच्छा जी सर। तो ये जितने भी देश हैं इसी में पहले, अभी नहीं, बहुत पहले से इन लोगों का ये अपना भाषा है। कौन सा भाषा? इंग्लिश भाषा। ये सभी बेस्ट। हाँ,
ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये इंडो यूरोपियन, ये एक कंटिनेंट जिसको हम लोग महादेश बोलते हैं, महादेश के रूप में। ये वेस्ट किस लिए, वेस्ट ईस्ट काहे लग जाता है? यस सर, यहाँ पे कहने का मतलब भारत का जो भौगोलिक दृष्टि है, तो भारत के जो पश्चिम में जो पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट। अच्छा जी, मतलब एक बात हम सुने थे, पश्चिमी सभ्यता, जी सर, तो वो सब यूरोप ये सब पश्चिमी देश में आ जाता है, जी भारत सर, से जी पश्चिम से, बिल्कुल सर, इसीलिए पश्चिमी सभ्यता का बारे में हम लोग समझे कि इंग्लिश में नॉलेज वही सभ्यता कर लेते हैं तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो जी सर। तो ये एक पश्चिमी सभ्यता से लाई हुई भाषा है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश हम लोग कहते हैं, जी सर, पश्चिमी ग्रुप का, हाँ, ये पश्चिमी लैंग्वेज ग्रुप में से एक इंग्लिश एकदम समझ गए सर। मतलब यहाँ पर यही बात आप समझा रहे थे, इंग्लिश एक वैसी भाषा है जो भारत से पश्चिमी रूप में जी सर, जो स्थित देश है, जी सर, वहाँ से लाई गई, लाया गया। अच्छा, यस सर, एकदम कंफर्म हो गया। हमारे जैसा जो भोंदू कोई स्टूडेंट रहा होगा वो सीख सकता है, तो भारत में कोई नहीं सीख सकता है। आप लोग भी समझ गए सर, अब आगे बढ़ा सर। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था, मेरा बताने का इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं थोड़ा इसको सर आप हाई फाई तरीके से बताते, थोड़ा हिंदी में, थोड़ा हिंदी में आगे हम लोग चलेंगे। इसका बताने का एक ही उद्देश्य था कि इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, बस ये जानना है आपको, ठीक है सर। आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी जर्मनिक भाषा समूह। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से पश्चिमी जर्मनिक भाषा समूह, अच्छा, ये पूरे एक में है। अच्छा अच्छा जी, इसको एक साथ पढ़ेंगे। वही इंडो यूरोपियन भाषा है, अभी तो आप बताए ही सर। जी सर, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महादेश इस समय आ जाता है। जी सर, ब्रिटेन तो यूरोपीय महादेश, यस सर, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इस समय वही सब देश से लिया गया। जी सर, जी सर, अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा पश्चिमी जर्मनिक भाषा समूह में एक इंडो यूरोपियन भाषा है, जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में बोली जाती थी। हमारे देशों में इंग्लिश उतनी नहीं बोली जाती थी। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोग विकसित करते गए, लोगों का माइंडसेट अपग्रेड करते गया, तो लोग इंग्लिश को अपने नेटिव लैंग्वेज में समझना और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करने का जरूरी समझा, ठीक है। तो सर हम लोग आगे चलेंगे। जी जी जी। अब हम लोग इंग्लिश की परिभाषा को समझ लिए, अब सर आगे चलेंगे। सर यहाँ पे देखिए, सबसे हेडिंग में आप समझ पा रहे होंगे कि लिखा है ग्रामर सेक्शन। अब सर आप कहेंगे कि सर ये ग्रामर सेक्शन क्या है? सर मेरे को ग्रामर सेक्शन से कुछ पता नहीं चल रहा है कि सर आप इसके बारे में क्या बताने वाले हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। तो सर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामर सर क्या क्या लिख दीजिए सर। मैं आपको बुक पढ़ाइएगा कि आप नहीं पढ़ाइएगा? सर बिल्कुल, मैं बुक उसी का 100 नंबर का बुक भी पूछता है ग्रामर। अच्छा, बुक भी पढ़ाया जाएगा और ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारी ये कोशिश है कि अगर हम बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम जब तक ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं, सेंटेंस को नहीं समझेंगे, वाक्यों को नहीं समझेंगे, तो हम डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे तो हमको दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। लेकिन अगर हम लोग ग्रामर सेक्शन को पढ़ लिए तब हम बुक पढ़ने जाएंगे। मतलब बुक कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा अभी ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में सर जो होता है इसका 5 भेद, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसीजर, तो वो सब इस साइड स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर, जी सर, उसी उसमें आप अभी आपने जैसे बोला कि उसमें आप 5 जो ग्रामर्स के टाइप्स का नाम लिया, उसमें आप एक सिंटेक्स भी बोले अभी। अच्छा जी सर, ओ सिंटेक्स जो शुरुआत किया जाए। जी सर, जी सर, सिंटेक्स के बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। सिंटेक्स जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, सिंटेक्स। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंटेक्स कोई नया शब्द नहीं है। सब लोग ध्यान देना, ये हमको समझ में आ रहा है, चलिए हमारा समझ में आ रहा है तो भारत में केकरा ना समझ में आए, समझ रहे हो ना। भारत के विशेष प्राणी जिसको कुछ पता नहीं चलता है, अब उसको एकदम गर्दा समझ में आ रहा है। देखो देखो सब लोग हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। सिंटेक्स, सिंटेक्स एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग इंग्लिश का सबसे बेसिक वर्ड मानते हैं, सबसे आधारभूत। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, सवाल बनाना चाहते हैं, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट टेंस मत पढ़िए, ना ही आप नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए। आपको शुरू यहीं से कीजिए, तब जाकर आप शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे, वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिंटेक्स
एक बहुत इजी शब्द है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंटेक्स का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य और विचार। सर सिंटेक्स का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य और विचार। अच्छा जी सर। सर यहाँ पर वाक्य आप लिख दिए विचार, तो जी सर। हम सिंटेक्स को हम वाक्य बोले कि विचार बोले कि दोनों? दोनों बोलना है। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं रखना वाक्य है। विचार इसमें थोड़ा हमको डाउट हो रहा है। सर मैं इस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि ये आपका डाउट क्लियर हो। यहाँ पे वाक्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। वाक्य होता है कई सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब मैं अगर आपको अगर आप बोलें कि आप मेरे को उदाहरण के थ्रू समझाइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, तो सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंगे राम आम खाता है। तो सर यहां पे आप एक पूरे इसको एक वाक्य बोल सकते हैं। अच्छा, उसी को सेंटेंस से वाक्य जो टूटता है उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जी सर। अच्छा बिल्कुल। अच्छा। विचार क्या होगी? विचार, आप विचार एक इसको इंग्लिश में आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। विचार इंग्लिश में आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी बोलते हैं। आइडियोलॉजी हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी सर, आपको मैं समझाने का पूरी चेष्टा करूंगा कि ये विचार का मतलब होता है कि जैसे आप कोई वाक्य ले लिए, क्योंकि आप जब तक कोई वाक्य नहीं सिलेक्ट करेंगे आपको उस विचार उस भाव का पता नहीं चलेगा। आपको अगर समझना है तो आप एक वाक्य उठाइए, जैसे हम लोग राम आम खाता है, इससे किस विचार का पता चल रहा है? अच्छा, अब हमको समझ में आया। विचार का मतलब समझाना चाहिए। आम जैसे मीठा है। जी सर। कोई आम खाने के बाद ऐसा मुंह ऐठ रहा है, इसका मतलब खट्टा है। खट्टा है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसका बात। जी सर, ये बिल्कुल आपने अच्छा, सही अच्छा, कहा। अच्छा, अच्छा। या फिर आप राम आम खाता है, तो इस वाक्य से ये भाव का पता चलता है कि राम को आम खाने पसंद है। अच्छा, और अगर राम को आम दिया जाए ना खाए तो उसमें ये भी सोचा सकता है कि राम को आम खाना पसंद नहीं है। मैंने उसके बारे में वहां पे भी एक विचार का प्रस्तुति दी जा रही है। इंग्लिश में हमको गर्दा गर्दा समझ में आ रहा है। आगे चलिए सर। सर आगे हम लोग चलेंगे। अब सिंटेक्स के जो हिंदी मीनिंग है उसको हम लोगों ने समझा छोटे छोटे करके, लेकिन अब हम लोग कुछ थोड़ा सिंटेक्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डेफिनीशन। डेफिनीशन का हिंदी होता है परिभाषा। जी सर, वो तो अभी कुछ देर पहले बताया। बिल्कुल बताया, लेकिन मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोग भूले ना। मैंने आप तो बोले थे कि हम बिहार के या देश के जितने गांव के बच्चे हैं सबको सिखा दें। जी सर, वही उद्देश्य से मैं हम तो कंफ्यूजन में थे कि इतने हाई लेवल का आप इंग्लिश जानते हैं तो सबको सिखाइएगा कि नहीं सिखाइएगा। नहीं सर, लेकिन ऐसा नहीं है। हो गया सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बच्चों को धीरे बेसिक से ले चलेंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है सिंटेक्स का, सिंटेक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। दिमाग में ये डाल दीजिए कि सिंटेक्स शब्द सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आप बोलिएगा सर कि सर ये अरेंजमेंट क्या होता है? अच्छा, सच में पता नहीं चल रहा है, इतना बड़का एक बीता का लिख दिए। बताइए कैसे? सर बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि अरेंजमेंट का हिंदी होता है सजावट। ओहो, मतलब आपके बारात में जाएंगे आप बढ़िया से टाई बेल्ट कोट लगा के एकदम पाउडर उडर लगा के जाएंगे वो सज के। जी सर, वो वाला बात बोल रहे हैं। उसको भी हम रिलेट करेंगे। आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे सर? आपके बाराती में तो यूज कर लेंगे। जी सर, लेकिन इंग्लिश में कैसे करेंगे अरेंजमेंट? जैसे एक और उदाहरण देते हैं। आपने बाराती का उदाहरण दिया। आप किसी रूम को ले लीजिए, वहाँ पे सामान व्यवस्थित ढंग से नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सर ये रूम कितना मतलब बेकार है, उसमें चीज़ें इधर उधर उथल पुथल पड़ी है। लेकिन वहीं उसको व्यवस्थित ढंग से आप रख देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो दैनिक जीवन से थोड़ा सा सिंटेक्स जी है ना, इसको अब हम उसको सिंटेक्स के लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि ये अरेंजमेंट वर्ड का यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स, तो बच्चों वर्ड्स मीन्स क्या होता है? वर्ड्स मीन्स मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के सजावट, शब्दों के सजावट। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एंड फ्रेजेज, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज। फ्रेजेज क्या होती है?
फ्रेजेस के बारे में एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा सर। मैं आपको भी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। वो तो आप जानते, मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश नहीं करूँगा। सर, हमको एकदम हम बहुत कम जानते हैं, आज बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। तो सर बच्चे भी समझ रहे होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप समझिए, यहाँ पे फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। अब कहिएगा कि सर ये वाक्यांश क्या होता है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सच ए गुड फ्रेंड, इतना अच्छा दोस्त, इसका मतलब ही होता है क्या, इतना अच्छा दोस्त। सच का मतलब होता है सच ए ग्रेट प्लेयर। जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, कोई कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी को तारीफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम शब्दों में जो शब्द वाक्य यूज किए गए हैं उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। वो मैंने किसी भी चीज़ के बारे में कम शब्द में, जैसे अगर हम बोले कि सुबोध सर जी सर, इंग्लिश के बारे में एक्सीलेंट पढ़ा, जी सर, तो उसमें कई तरह की तारीफ जो है करने वाला, वो एक शब्द में एक्सीलेंट, एक शब्द में, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा। फ्रेजेस का मतलब वही होता है। ये भी एक ग्रामर का बहुत बेहतरीन एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अरेंजमेंट जो आप बोल रहे हैं उसमें हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या? कि आम खाता है राम को, आम क्या बोले? आम खाता है राम। राम। देखिए सर का इतना जायज डाउट है कि यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों जरूरी है अरेंजमेंट, शब्दों का सजावट क्यों जरूरी है, यहीं से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आम खाता है राम। अब इसमें भी ऐसे लिखे ना, आम है खाता राम। अब देखिए सर, इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश किए। आम है खाता राम, आम है खाता राम। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सर का डाउट देखिए कितना तगड़ा है। ये पूरा एक शब्द है और शब्दों को रखा भी गया है, लेकिन सजा कर नहीं रखा गया है। जिस क्रम में रखना चाहिए उस क्रम में नहीं रखा गया। क्वेश्चन दाग दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। यहीं से आप लोग भी सर के सवाल से ही आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, सर का सवाल बहुत जायज है और यही अरेंजमेंट का यहीं पे पता चल रहा है कि इसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, सजावट का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है एक परफेक्ट वाक्य का निर्माण करने में। थोड़ा सा बढ़िया से खड़ा होइएगा सर, कहीं कि सब चेलवन के नजर नहीं आता। हाँ सर, देख लीजिए बढ़िया से, आप थोड़ा छोटा कर लीजिएगा सर। ओके सर, सबको ध्यान में रख के चलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सर ने बोला कि आम है खाता राम, तो आप बताइए कि इस वाक्य से आपको किसी सेंस का पता चल रहा है क्या? इस वाक्य में कोई सेंस छुपा हुआ है क्या? सेंस मतलब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि ये सारे उथल पुथल, ये कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। सर ने देखिए, सर ने ऐसा सवाल दागा है कि आपको चीजें क्लियर होंगी। और देखिए यहाँ पे जो है आम है राम खाता, चलिए इससे तो आपको पता चल रहा है आम है खाता राम। आम है खाता राम, बताइए नहीं पता चल रहा होगा, ये एकदम गलत है। लेकिन इसी को सर अगर सजा दिया जाए जी सर, तो इसी को बोल सकते हैं कि राम उसके बाद आम और उसके बाद खाता और उसके बाद है, अब इसी को अरेंजमेंट बोल देंगे ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ाइए। हाँ, आगे बढ़ाइए। समझ में आ गया 100%। बच्चों आप लोग को भी समझने की जरूरत है। जब हमको आप समझा देते किसी को समझा सकते। चलिए उधर से आप निश्चिंत हाँ, रहिए। तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट सेंटेंस इन लैंग्वेज। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, इसका हिंदी डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा। किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, कोई भी भाषा ले लीजिए, उसमें शब्दों का सजावट बहुत जरूरी है। भोजपुरी में भी आप इधर उधर करके बोलेंगे तो पूरा सेंस गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी भाषा में अच्छी तरह से बने वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था। वाह वाह वाह, क्या मैंने सजा के एकदम बढ़िया से सेलेक्ट करके लिखे कि बोले तो एकदम मस्त लगे। मस्त लगे, कोई दिक्कत ना आए।
ये ना आए कि मैं जा रहा हूं तो बोले कि हूं मैं जा रहा, नहीं, आपको हूं को पीछे लास्ट में ही रखना है, मैं को आगे रखना है। मैं जा रहा हूँ। जी, तो ये बच्चों ये समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे देखेंगे, कुछ डिटेल चीजें पढ़ेंगे। एकदम क्लियर सर। ये क्या क्या ला दिए सर? सर ये सिंटेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा अच्छा। जी सर, सिंटेक्स का एक छोटा भाई बोल सकते हैं या एक साइनोनिम्स बोल सकते हैं। साइनोनिम्स का इंग्लिश हिंदी होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब होता है एक शब्द के अनेक नाम, एक नाम का अनेक नाम। तो सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स का ये दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर हमको इसको पहले हिंदी बताइए तब आगे बढ़िएगा, ना तो हमको कंफ्यूजन हो रहा है। वो उतना समझे हैं, आई यहाँ नहीं समझेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। सर मैं इसका हिंदी आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता? हाँ। अच्छा, अब आप कहिएगा कि कर्ता क्या होता है, मैं इसको बारे में बताऊंगा। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। ये ज्यादातर बच्चे हमारे जानते होंगे क्योंकि वो 10th में पढ़ते आ रहे हैं। ना ना एकदम मान के चलिए, हमको सिखाइए। अच्छा। तो सब लोग सीख जाएगा, हमको ना सिखाइएगा तो कोई नहीं हाँ, सीखेगा। एग्रीमेंट ये एक नया शब्द है आप लोगों के लिए कि सर ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट का क्या काम तो है। आप हमको बांधने के चक्कर में तो नहीं एग्रीमेंट करवा के, जो खेत तो लिखाता है रजिस्ट्री उस्ट्री करने के लिए। जी सर। और सिग्नेचर करवाना रहता है, वैसने का करवाने के जी सर, तात्पर्य वही है, लेकिन वो मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वो मैंने समझा रहे हैं, जी सर, करवाइएगा। नहीं करवाइएगा। चलिए, ठीक। तो इसका होता है समझौता या सहमति या तालमेल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तालमेल। अच्छा, अब समझ में आया एग्रीमेंट। जैसे आप बोले हैं जी सर, कि हम सभी बच्चों को बिहार बोर्ड का इंग्लिश एकदम पढ़ाएंगे। जी सर। मैंने आप सहमति दिए, इसी को एग्रीमेंट। बिल्कुल सर। मैंने आप अपनी बात को रखे, आप आश्वासन जी दिए। सर। मैंने इसको एग्रीमेंट को हम आश्वासन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल एक बोल तरह से। सकते हैं, शब्द बिल्कुल को। बिल्कुल बोल अच्छा, सकते हैं। अच्छा। इसको ओथ भी बोल सकते हैं। अच्छा। ओथ मतलब आश्वासन होता है। मैंने वही हम सुने थे कि इंग्लिश को कई रूपों में व्यक्त किया जाता है, आज हमको पता चला। हाँ, तो यहाँ पे सर हम लोग देखने का चेष्टा करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका हिंदी हम बता दिया आपको। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया और एग्रीमेंट का होता है तालमेल। एग्रीमेंट एकदम कंफर्म समझ में आ गया। क्रिया कर्ता थोड़ा सा समझा दीजिए। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, इसका हिंदी समझना ही काफ़ी नहीं है। एग्रीमेंट का आप हिंदी समझ लिए तालमेल, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, उसका क्या प्रयोग है वो जानना जरूरी है। तो हम देखिए यहाँ पे एक, चलिए जैसे हम ले लिए क्या, सर ने बोला कि कर्ता, सर आप सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, क्रिया आप बोल रहे हैं वर्ब को, और तालमेल बोल रहे हैं एग्रीमेंट को। तो सर ये तो हम जान गए कि ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये तालमेल है, लेकिन इसका ग्रामर में क्या उपयोग है, ग्रामर में इसका क्या यूज है, ये सर बताइए हमको। सेंटेंस में क्या यूज है, वाक्यों में इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, और कर्ता और क्रिया का तालमेल क्या है। यही चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। ये चीज आपको ध्यान में दें। तो चलिए एक हम सेंटेंस, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे राम इज ईटिंग। राम इज इंग्लिश ईटिंग, में क्या लिख दिए सर, ये लंबा छोड़। राम खा रहा है, राम खा रहा है। ईटिंग V4 है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। राम इज ईटिंग। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे राम जो है उसी को हम लोग बोलेंगे कर्ता। अच्छा, राम जो है वो जो आदमी है, जी सर, उसको हम कर्ता बोल रहे हैं। जी सर। अच्छा अच्छा, अब क्रिया तो क्रिया कर्म हो तो गया जो खाने वाला काम जी कर रहे सर। हैं। तो वो समझिए कि अब खा रहे हैं। जी सर। जैसे अब हम पहले सोए हुए रहते तो हमारे पिताजी दूर लपड़ अच्छा, थे अच्छा। कि नलायक कहीं कभी सोया हुआ है, क्रियाक्रम किया जी नहीं, सर। जाओ उठो और जाके एकदम जाके आप उधर मुँह हाथ धो, ये सब क्रिया नहीं, कोई काम करना, यस सर। भोजन नहीं किए तो फिर दिए, वही क्रियाक्रम। जी सर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे दो क्रिया है।
दो क्रिया है, ये भी एक क्रिया ही है। अच्छा। इसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इसको बाद में आपको बताएंगे। अच्छा। और ये भी एक क्रिया है, ये खाना एक क्रिया है। आप खा रहे हैं ना, वो एक काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इससे हो एक खाने मतलब एक काम होने का पता चल रहा है कि आप खाना खा रहे हैं। बच्चों ये हाई लेवल के आदमी, हम एक एक क्रिया सोचे थे, दो को बता रहे हैं। ये लेकिन ये क्रिया और ये क्रिया में अंतर है। ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये जो क्रिया है ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हाँ, ये मेन क्रिया यही है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इसको हटा दीजिएगा तो ये शब्द अधूरा होगा, इसको हटा दीजिएगा, अधूरा को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो यही क्रिया है। अब सब क्लियर हो गया सर, तालमेल क्लियर, कर्ता क्लियर, क्रिया एकदम एक एक तोड़ के आप बता दिए। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। सर अब वो ना भी मिटा दिएगा तो काम चलेगा सर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक। जी सर, किसी भी सेंटेंस में मतलब कोई भी वाक्य हो, आप कोई भी वाक्य ले लीजिए। मैं घर जाता हूँ, मैं बस में जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं बगीचा जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, कोई भी वाक्य ले लीजिए, उसमें जो सब्जेक्ट है, अच्छा जी सर, करता है जी सर, उसके जो नंबर है मतलब कितने लोग हैं, उस वाक्य में कितने लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, तथा पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन बात हो रही है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये दोनों एक ही चीज है। सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग एग्रीमेंट कहलाता है। अच्छा, वही कहे यहाँ तक समझाया तब पता चला कि एग्रीमेंट कहलाता है। जी सर। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा अलग लग रहा है। हाँ, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सिंपल उदाहरण ले लीजिए, SHYAM, श्याम इज अ गुड बॉय। अच्छा, ये एकदम तो लंबा चौड़ा लिख दिए। नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। श्याम इज ए गुड बॉय, श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान, यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है। किसी भी सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट कौन सा है, ये है सब्जेक्ट, श्याम है तो ये करता है। अभी इसका नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका नंबर। तो श्याम कितना है, एक है। अच्छा, ओहो, ये एक है जी सर। तथा पर्सन के मुताबिक, अब श्याम एक है तो पर्सन कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, यार क्लियर हुआ, एक है, दो लोग रहता तब सेकंड पर्सन, तीन लोग रहता था थर्ड पर्सन, मैंने आज दो से अधिक लोग रहता था, दो तो वो थर्ड ही पर्सन में जाएगा। अच्छा, तो हम अभी दो लोग हैं तो सेकंड पर्सन में। जी सर। अगर केवल आप पढ़ाते रहिएगा तब फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो एक चीज देखिएगा, इसका तो हम लोग क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के नंबर, तो सब्जेक्ट का नंबर मतलब कर्ता के नंबर। कर्ता कितना है, एगो है, अकेले श्याम। तो जब एगो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। आइए है क्या, सब्जेक्ट है, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा। सर ये सब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ, ये तो ये सब्जेक्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक। अब इसके मुताबिक चलना है। हाँ। हमको आगे जब बढ़ेंगे ना, हाँ। तो अपने दिमाग में रखेंगे कि हम इसी के इसी के अनुसार सब आगे बढ़ना है। अगर ये सिग्नल नहीं दिया तो आगे नहीं बढ़ सकते, गलत कर सकते हैं आप। अच्छा। तो इस चीज को ध्यान में देना है कि ये कौन से पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या यहाँ पे कितने लोग हैं, उससे ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। तो उसी के हिसाब, इसी के अनुसार यहाँ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो लोग रहता, हाँ। श्याम और मोहन, चलिए तो इज के जगह पर आर लगता है, वही हम गड़बड़ाते थे। यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग एग्रीमेंट कहलाता है। हाँ, सब्जेक्ट के मुताबिक
कर्ता के मुताबिक जिस वर्ब का प्रयोग आप करेंगे उसी के मुताबिक करना है, कर्ता के मुताबिक। तो वही उसी चीज को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। जब वर्ब कर्ता के मुताबिक आएगा तो एग्रीमेंट तो बनेगा ही ना। अगर थोड़ा दूसरा वर्ब आप रख दिए, कोई तीसरा वर्ब रख दिए, जैसे अभी सर ने बताया कि सर हम अभी श्याम के साथ इज रखे थे, अगर वहीं श्याम के साथ आर रखेंगे, मतलब श्याम एक सब्जेक्ट है और आर एक वर्ब है, तो आर जब हम रखेंगे तो वहां पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा जी सर। तो बहुत बढ़िया बात बोले, अब क्लियर हो गया सर इसको। हाँ हाँ ठीक ठाक से हाँ, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ये क्या ला दिए सर? ओह, उसी को समझाने के। जी सर, उसी को मैं एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आप एक वाक्य, जबरदस्त टीचर चला, एकदम गर्दा समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि आप जिस वाक्य को बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कितना है, कौन सब्जेक्ट जितना है उसके साथ वर्ब कौन सा यूज होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर चीजों के बारे में बात करेंगे, एक चीजों के बारे में बात करेंगे, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, पहले मैं एक चीजों के बारे में क्लियर करूंगा, फिर एक से ज्यादा के बारे में चर्चा होगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। एकदम जीरो से हीरो आप सीख। जी सर, बिल्कुल एक चीज एक से बात करेंगे। तो हम लोग अभी सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, प्लूरल के भी बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको पहले सिंगुलर से लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, जैसे सर आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सर इसको एग्जाम्पल से समझाने पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम गड़बड़ा रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बॉक्स का तैयारी किया है। सिंगुलर का मतलब केवल इतना समझ में आया कि एक आध लोग रहेगा, जैसे अकेले अगर हम पढ़ाते थे सिंगुलर रहेगी, लेकिन दो लोग हो गए तो सिंगुलर नहीं, उससे प्लूरल हो जाए। यहाँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दी, हाँ। लेकिन सिंगुलर वर्ब में हम गड़बड़ा रहे हैं। वही सबसे जरूरी चीज है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो ये सिंगुलर है, जी सर, सब्जेक्ट ही तो क्लियर है। जी सर, ये अभी बताए कि एक लोग रहेगा, हम अगर अकेले पढ़ाते थे हो गया, या खाली आप अकेले पढ़ाते। जी सर। लेकिन इस सिंगुलर जो इस वर्ब है, हाँ। इसको थोड़ा समझाइए। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। सिंगुलर वर्ब का निर्माण रूल के अनुसार होता है। वो हम नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा वर्ब है, नहीं, आप लोग डिसाइड करेंगे। वो रूल बनाया गया है कि इसको सिंगुलर के कैटेगरी में रखना है और इसको प्लूरल के कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रख के चलना है आपको कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्रीमेंट की बात हो रही है ना। अच्छा, हाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, हाँ। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। लेकिन अब वर्ब खाली बता दीजिए। हाँ, अब मैं आपको वर्ब बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, एक बहुत शानदार बॉक्स के द्वारा मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश। जो भी अगर उसमें खाली रहेगा काम करने में, उसको भर देगा, उसको भर। हाँ, उसको कि कहाँ जहाँ पर कमी बुझाए जी, और उसको कमी जो बुझा रहा है उसको भर देगा, उसको भर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी के सर के जो एग्जाम्पल है उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बॉक्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप देखिएगा इसको, ठीक है, समझाइए सर। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे आई का हिंदी क्या होता है? आई का हिंदी मैं होता है। आप उस तरफ से भी लिख सकते हैं सर, हम इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, आई का हिंदी मैं होता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि आई का हिंदी मैं होता है। अब ये कहिए कि सर आई का हिंदी मैं क्यों होता है, तो ये तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप अमेरिका जाकर पूछिए कि सर वहीं ये लोग निर्माण किए थे। तो आई का हिंदी मैं होता है। सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए वर्ब क्या रखा? हाँ, तो सर यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि सर यही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, तो सर कहिएगा आप कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों है, तो मैं बताऊंगा कि आई जो शब्द है, जो आई का मतलब मैं होता है, यहाँ सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, अकेला मेरे बारे में बात हो रही है। अगर आप भी कहिएगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आप अकेले अपने बारे में बात कर रहे हैं, एक लोग के बारे में बात। बस बस बस। तो वैसे तो आई भी हो सकता है, वह एक लड़का है तो वो एक लोग है, तो सब। जी सर, तो यहाँ पे आप ही लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर, केवल आपके लिए बोल रहे थे। जी सर, हाँ, तो बिल्कुल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा वर्ब भी साथ में बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या क्या है। जैसे आप वर्ब ले लीजिए, है जो सिंगुलर वर्ब है,
जिसको हम लोग सिंगुलर वर्ब तभी कहेंगे जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। तो आप ले सकते हैं इज, एम। अब सर अगर कहें कि सर यहाँ पे आर लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते। इसको एम, इसको एम, ये सब यही सब आर्टिकल इस सब को बोला जाता है ना? नहीं, इसको आर्टिकल नहीं बोला जाता है। तब क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है। आर्टिकल ए एंड ओहो, ए एंड द को बोलते हैं। एंड डी। हाँ। ये सब जानते हैं सर, ये वर्ब है। इसलिए यहाँ पे पूछे कि इज एम जी आर सर। ए एंड डी होता था, बचपन से ही मेरा कंफ्यूजन था। नहीं। हम कभी इसको आर्टिकल बोलते थे, नहीं, कभी इसको वो आर्टिकल नहीं, वो जो आप चीज अभी आपने चर्चा किया आर्टिकल, हाँ। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड में बहुत सारे सवाल किए तो जाते हैं। मतलब जो हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन आर्टिकल है Yeah. और कौन वर्ब है, इसमें विशेष ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्ब है। यही इज, एम और इसके साथ वॉज, इसके साथ हैज, इसके साथ आप डॉज या फिर राइट्स। ध्यान दीजिएगा, सब इसके साथ एस लगा है, या फिर इसको आगे हम लोग लिखेंगे, इसके साथ आप लिख सकते हैं मैंने जिस जॉब- V1 प्लस V1 मीन्स कोई भी वर्ब ले लीजिए। ईट, जैसे V1 का मतलब होता है खाना, जाना, चलना, दौड़ना, टहलना, स्विमिंग कोई करना, भी क्रिया हाँ कर रहे हैं। हाँ, उसका उसी को- पहला फॉर्म, पहला फॉर्म उसी को V1 बोलते अच्छा, हैं। जैसे वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे वो जा रहा है, हम्म। ये जा रहा है तो पहला फॉर्म। पहला फॉर्म हो गया। अच्छा, हाँ। जो गुड, बेटर, बेस्ट अगर हम लोग कहते हैं, हाँ अच्छा, हाँ, तो उसमें जो डिग्री है समय भी यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब समझ रहे हैं, मैंने उसमें पहला जी, स्थिति है। तो V1 जो होगा, कोई भी V1, कोई भी क्रिया जो अपने सबसे वास्तविक स्थिति में होगा, कोई भी क्रिया एकदम अपने ओरिजिनल स्टेट में होगा, उसके साथ जब आप यस जोड़ेंगे या फिर ईएस जोड़ देंगे उसमें, या फिर आईईएस जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कोई भी वर्ब अगर आपको सिंगुलर वर्ब में बनाना है, उसको सिंगुलर वर्ब बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि सर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम सिंगुलर वर्ब कैसे बनाए। तो क्या कीजिएगा, उस वर्ब को उठा लीजिएगा और उसमें यस जोड़ना है तो यस जोड़ दीजिएगा, ईएस जोड़ना है तो ईएस जोड़ दीजिएगा, आईएस जोड़ना है तो आईएस जोड़ दीजिएगा। मतलब सिंगुलर के लिए ये सब आइटम जो मटेरियल आप देते हैं, ये सब जहाँ प्रयोग करना है, जहाँ पर लेकिन एक डाउट सर, बिल्कुल बताइए बिल्कुल कि इतना सारा जो दे दिए हैं, इज एंड हैज, इतना तो है, जी अब सर। याद करने पड़ेगा, नोट में हम भी करेंगे, आगे भी है, आगे है। लेकिन आप लोग कीजिएगा आगे सर। से। लेकिन एक डाउट यही है कि एम के साथ क्या पढ़ेंगे, ही के साथ क्या करेंगे, यू के साथ, 2-3 एग्जांपल बता देते तो चार। बिल्कुल, मैं सर उसी पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के मनोभाव को समझ सकता हूँ कि उनको इस शिक्षा, मतलब वो लोग एक्साइटेड है कि सर इसके बाद मेरे को समझाइए। तो देखिए, यहाँ पे और भी कुछ 2-3 हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं ड्रिंक। ड्रिंक मीन पीना, अच्छा, पीना मीन्स पानी पीना। पानी पीना, शराब पीना नहीं। हाँ, पानी समझ पीना। गए ना? पानी पीना, दूध पीना, हाँ, जूस पीना, जूस पीना। समझ गए ना? ये सब। तो ये ड्रिंक अकेले ड्रिंक नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम एस लगाएंगे, अच्छा, तभी जाकर ये सिंगुलर होगा। एस नहीं लगाएंगे तब तो ये प्लूरल हो जाएगा। वही कहे कि एस लगा के लोग लिखता है। देखिए आप, मैं अभी इस चीज को मैं समझा देता हूँ। ये वर्ब का पहला फॉर्म है ड्रिंक, ये पहला फॉर्म है, लेकिन हमको सिंगुलर इसमें बदलना है, तो इस एस को हम लोग यहाँ पे ड्रिंक के साथ हम एस जोड़ देंगे, DRI। अब ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये वर्ब का पहला स्टेट में है, लेकिन एस जब जोड़ दिए तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सर आप वही इसमें जो कभी एस का जिसमें जरूरत रहेगा उसमें एस का जोड़ेंगे, फिर एस का जहाँ जरूरत रहेगा बिल्कुल। IES। बिल्कुल। अच्छा। आगे हम लोग देखेंगे, ड्रिंक हो गया, या फिर हो गया आपका स्पीक्स हो गया। अच्छा, स्पीक्स मीन बोलना। उसमें भी सिंगुलर के लिए एस लगा। जी सर। रीड हो गया, रीड ये पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है, लेकिन इसको सिंगुलर वर्ब में बदलना है तो एस लगाएंगे। या फिर आप एक और लिख सकते हैं, ड्रिंक, स्पीक, रीड, या फिर आप लिख सकते हैं डांस, या फिर स्विम लिख सकते। स्विम मीन्स होता है तैरना। अच्छा। तो एक चीज यहाँ पे छोड़िए, डांस हटाइए, स्विमिंग लिखिए।
स्विम, तो यहाँ पे एस यूज कीजिएगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो हमको इसको ध्यान में रख के चलना है। मतलब इतना ये सब एग्जांपल दिमाग में कुछ बेसिक रखना है कि ये सब में हाँ। अगर एस लगाते हैं हाँ। तो इससे हमारा सिंगुलर होगा। बिल्कुल सर अब एक चीज केवल हमको बता दीजिए, अब ये सब तो हमको दिमाग में आ जाएगा, ऐसा तो जितना रहेगा सब कर लेंगे एस लगाना। जी सर। केवल वो जो आई के साथ क्या लगाएंगे वो वाला एक आदमी हमको बता। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सर ने जैसे बोला मैं सिंगुलर वर्ब पे आ गया, मैंने सब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में उतना बताया नहीं। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये आई मतलब मैं हो गया, ही मतलब वह हो गया, यू मतलब तुम हो गया, और यहाँ पे सी मतलब वह हो गया। सी और ही में यह अंतर एक है कि ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, औरत के लिए, और वो पुरुषों के लिए यूज क्या किया जाता लड़की के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। है? बिल्कुल यूज किया जा सकता है। अब खाली औरत बोल देते हैं। नहीं, लड़की के लिए यूज किया जा चलिए, सकता है। आगे बोलो। आगे यहाँ पे इट लिख सकते हैं। इट ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान ना हो, कोई भी सामान हो जिसमें जान ना हो, वो पड़ा है उसमें कोई जान नहीं है, तो उसके लिए हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा, ईट का हिंदी यह होता है। ईट का हिंदी यह होता है। अच्छा सर एक बात और पूछें कि अगर यहाँ पर आप बोले कि औरत के लिए तो सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? गाय के लिए हाँ? दिस इज अ गाय। अच्छा, मैंने कि गाय के लिए ये सब सी ये सब का प्रयोग ना नहीं ना, करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं, वो अच्छा, गाय के लिए। दिस अब ये नहीं बोलेंगे सी इज ए काउ, यह एक गाय है, अब बैल रहेगा तब तो उसको लिए डेट इज ए ऑक्स। वो मतलब कि वो यहाँ पर गाय और बैल भैंस के सब लिए ही और सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही ठीक है? डाउट चलता नहीं, उसको नहीं यूज करेंगे, उसका सबका अपना अपना रूल है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर, चूंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप राम, श्याम, या फिर द बॉय, द गर्ल। हाँ सर, अब मैं जानता हूं कि सर का अगला क्वेश्चन क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज यहां पे और मेंशन करना चाहूंगा कि सर का डाउट क्लियर हो जाए। सिंगुलर नाउन। जी सर, ये क्या होता है सर? यही सबसे बड़ी चीज है। नाउन का हिंदी आप सभी बच्चे जानते होंगे कि नाउन का हम हिंदी, नहीं जानते हैं सर। सर मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, अच्छा अच्छा, और संज्ञा में कोई भी नाम, स्थान, व्यक्ति को हम लोग संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम ले लीजिए। अच्छा कोई भी नाम, वस्तु, स्थान ये हाँ, सब के बारे में हाँ, रिप्रेजेंट हाँ। करेंगे। जैसे तो- आप एग्जाम्पल में हमारे पास एक पेन है, हाँ। या फिर यहाँ पे कुर्सी है, हाँ। तो एक कुर्सी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है सिंगुलर नाउन। अच्छा, सिंगुलर नाउन मतलब किसी एक संज्ञा के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा नहीं। एक। अब हाँ, एक यहाँ पे अगर 4-5 कुर्सियाँ हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन नहीं बोलेंगे। अच्छा। वो भी नाउन ही है, हाँ, लेकिन वो सिंगुलर नाउन नहीं है। एक रहेगा तब। तब अच्छा, जहाँ पर अगर एक मंदिर हो तो उसे हाँ। सिंगुलर बोलेंगे। हाँ, अब सिंगुलर, हाँ। कोई सारा मंदिर। हाँ, तो उसको सिंगुलर नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक पेन है, जी ये सर। सिंगुलर है, जी और सर। ये दोनों मिला दिए जी सर, तब क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल हो गया। अच्छा, चलिए आप समझ- प्लूरल के बारे में मैं बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं। अब अगला हम जो बताएंगे कि इनको इसके साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। और क्या पढ़ाइएगा सर? अभी प्लूरल भी बचा है। सर अब ये इतना ही पढ़ने दीजिए, क्योंकि इतना एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अच्छा। और ज्यादा पढ़ाइएगा ना सर, अच्छा। तब फिर हमको बाउंस करने लगेगा। अच्छा, तो सर हो और सकता। हमको बाउंस किया तो सब चिलवन के बाउंस करने लगेगा। अच्छा, इसलिए इतना इतना डेली आपसे हम रिक्वेस्ट करें कि हमको एकदम डोज दे दीजिए। बिल्कुल। मैंने हमको देने का मतलब सब अब हम चिलवन समझ के दे गए। देना। तो सर ये वाला जो थोड़ा सा लिखे है ना सर, हाँ। अगर एक झलक यहाँ पर हाँ। कि हाँ ऐसे ही इतना हाँ। केवल लिख देंगे हाँ। ना, ऊपर लिख रहे थे ना, अच्छा। तब कुछ समय के लिए ऊपर लिख देते थे तब भूल जाते थे। अच्छा। अब ये चल गया, अब सब लोग को नजर आ रहा है। तो सर समझ में बहुत अच्छा आया। केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली एकदम बिल्कुल इतना एकदम देते जाइए। बिल्कुल सर, ठीक है। कोशिश, पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से इस सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए। चलिए बच्चों, आज इस क्लास को हमें भी करने में बहुत आनंद आया, और फुल्ली मैं इंटरटेनमेंट फॉर्म में मैं भी पूरी चीज़ों को देखा।
और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमें भी समय था, तो मैं भी देखा कि सर के साथ एक क्लास का आनंद उठाऊं और कई चीज़ें सीखने के लिए मिला। और आप सभी लोग जो सोचते होंगे कि आशुतोष सर बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, कई बातें बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रियल जो बता रहा हूँ वास्तविकता, कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। लोग हमारे आसपास में होते हैं जो कई बातें बोल देते हैं, उससे मैं सीखता हूँ और वही सीखते सीखते हो सकता है भविष्य में मैं इंग्लिश का जानकार हो जाऊँगा। जैसे आज कुछ सीखा हूँ, कल ऐसे सीखूँगा, ऐसे करते करते कभी देखते देखते कई बातें सीख जाऊँगा। ऐसे मैं इंग्लिश आज तक किसी टीचर से नहीं पढ़ा। हमें याद है कि 5वीं 6ठी क्लास में मैं किसी एक गांव में ही बहुत एजेड व्यक्ति थे, उन्होंने ही हमें इंग्लिश सिखाया था। उसके बाद हमें इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ा, न 12वीं क्लास में, न 11वीं क्लास में, कहीं पर कोई इंग्लिश कुछ नहीं, समझ गए ना। न 10th क्लास में, 10th क्लास तक तो पढ़ाई नहीं, शुरुआत में गाँव में थोड़ा बहुत पढ़े। तो इसके बाद सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला और हमें ऐसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति पूरे भारत भर में हमें इंग्लिश सिखा सकता है, तो भारत का एक एक बच्चा को सिखा सकता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको व्यक्त करता हूं सर, धन्यवाद। तो आप अपना आश्वासन दे दीजिए कि प्रतिदिन मैं आप सभी को इसी प्रकार लाऊंगा। हाँ, तो बच्चों सर ने जो बताया वो बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस और उसको फील किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको आज से और कंटिन्यू ये क्लासेस चलेंगी। अभी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, इस पे क्लास चलेंगी अभी, और रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको पढ़ना होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आप निश्चिंत रहिए और एकदम बेसिक के साथ हमको चलना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।